नमस्कार। भारत एट 7 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह राज्य के दौरे पर। भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। कहा, घाटी में सालों बाद तुष्टीकरण की राजनीति हुई है खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, कश्मीर से अनुच्छेद 370 दोबारा लागू नहीं होने देंगे। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात। ये सब पीएम मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ मुमकिन। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी योजना का किया शुभारंभ। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण को बताया जरूरी। गुजरात में 24,000 से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है इस पहल का लक्ष्य। कोलकाता रेप मर्डर मामले में भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर किया हमला। कहा, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मामले में न्याय की नहीं उम्मीद। ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मांगा इस्तीफा। और पेरिस पैरालंपिक में आज पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग में दिखेगा भारत का दम। कपिल परमार ने कल पैरा जूडो में दिलाया कांस्य पदक। भारत ने अब तक कुल 25 पदक जीते। शुरुआत संकल्प पत्र से जुड़ी खबर के साथ। भाजपा ने शुक्रवार को यानी 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 370 हटने नहीं देंगे। और अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह 370 को हटाया गया है उसकी अब दोबारा वापसी नहीं होगी। 35A की दोबारा वापसी नहीं होगी और जम्मू कश्मीर भारत का था, है और आगे भी रहेगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी तक जितनी पार्टियों ने यहां शासन किया सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष बीजेपी के विकास और सुशासन को समर्पित रहे। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा 2014 के बाद के ये 10 साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 दोबारा लगने नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज अनुच्छेद 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब यह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत
सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के बस्तर से है। जी हां, नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जवानों के प्रयास से गांव-गांव तक न सिर्फ सड़कें बल्कि बिजली की सुविधा भी पहुंच रही है। बल्कि पिछले 2 दशक से शिक्षा से वंचित हो गए इन गांवों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने स्कूल भी खोले जा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की ये बिल्कुल ही बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट। दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर के बच्चे पहले स्कूल जाने के नाम से सहम जाते थे। अब हालात बदल चुके हैं। बच्चे स्कूल का बस्ता सजाए जंगलों की राह पकड़ अब स्कूल पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद की वजह से सबसे पिछड़े क्षेत्र में गिने जाने वाले बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। दरअसल इस क्षेत्र में पिछले 20 सालों से अपनी पैठ जमाए बैठे नक्सलियों ने कई स्कूल भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिस वजह से दोबारा इन स्कूलों में कभी स्कूल नहीं बने और जो स्कूल बचे वहां दहशत की वजह से कभी कक्षाएं ही नहीं लगी। नक्सलियों के खौफ और आतंक के चलते बस्तर संभाग के दर्जनों स्कूल बंद हो चुके थे। कभी नक्सली स्कूल भवनों को बम और डायनामाइट से उड़ा दिया करते थे। नक्सली कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। वक्त बदला और बस्तर में जवानों के बूटों की धमक बढ़ी तो नक्सली भी खौफ में आ गए। हालात इस तेजी से बदले कि अब नक्सली जंगलों में जिंदगी की भीख मांगते फिर रहे हैं। पिछले 8 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए गए अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। स्कूलों के दोबारा खुलने के पीछे भी सबसे बड़ी यही वजह है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर में 19 नए स्कूल खोले गए हैं और चारों तरफ शिक्षा की रोशनी फैल रही है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधेरा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दे रहे हैं। नक्सलियों द्वारा प्रभावित इलाकों में दोबारा जिला प्रशासन के सहयोग से विकास कार्य किया जा रहा है और नक्सलियों द्वारा तोड़े गए स्कूल भवनों का निर्माण इसी का हिस्सा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल संशय कारण से बंद हुए अनेक स्कूल को पुनः प्रारंभ की जा रही है। इन स्कूल में स्थानीय छात्र छात्रा द्वारा अपना शिक्षा प्राप्त कर खुद के भविष्य निर्माण करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा एक वातावरण निर्मित की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नवीन स्कूल प्रारंभ की जा रही है उसके माध्यम से क्षेत्र के युवा युवतियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और अपना रोजगार के लिए अवसर प्रदान होगा। साथ साथ बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने में भी ये सभी स्कूल काम करेगा। और बस्तर के नक्सली भी अब यह जान चुके हैं कि बहुत दिनों तक उनकी आंखों पर डर और झूठ की पट्टी नहीं बांधी जा सकती है। बच्चों और उनके पालकों को भी ये उम्मीद है कि नक्सली उनके बेहतर कल को अब अंधेरे में नहीं ढकेल सकेंगे। बच्चों की यह किलकारी और बच्चों की मस्ती, बच्चों का स्कूल बस्ता जरूर आतंक और बारूद पर भारी पड़ रहा है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो
निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां की राजधानी शिमला के संजौली में एक मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। बीते दिनों इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने यहां प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह मामला अचानक सुर्खियों में आ गया और अब हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी यह मामला गूंज रहा है। वहीं ताजा घटनाक्रम के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने बड़ी तादाद में संजौली में विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के विरोध में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिद अवैध तौर पर बनी हुई है और मस्जिद की 4 मंजिलें भी अवैध तौर पर बनी हैं। जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहाँ पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में जा कर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान, मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है, और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। हिमाचल में अच्छा माहौल बनाकर रखना, शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है। तो मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि ये जो मसला है, ये एक सब जुडिस मसला है जो म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लगा हुआ है, और अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सबसे ये विनम्र अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारी शांति प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक बार फिर सोयाबीन उत्पादन में जो राज्य है वो नंबर 1 बन गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश ने 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया है। कैसे मध्य प्रदेश ने सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल किया, डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं।
मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए 2 साल बाद फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा 41.92% है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। मध्य प्रदेश इसके पहले वर्ष 2020-21 में 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर रहा था। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे पायदान पर रहा था। इसके पहले वर्ष 2021-22 में भी महाराष्ट्र ने 6.20 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान हासिल किया था, जबकि मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे पायदान पर ही रहा था। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह का कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों में प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब होने से मध्य प्रदेश पिछड़ रहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल हमारा लक्ष्य 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का है। बहुत खुशी की बात है कि कई वर्षों के बाद सोयाबीन के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश एक बार पुनः नंबर 1 पर आ गया है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि शुरू से ही मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य रहा है। पिछले कुछ वर्षों से 3-4 वर्षों से हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया, और महाराष्ट्र में एरिया कम होने के बावजूद जो उत्पादकता है, जो यील्ड है, वो ज़्यादा हो गई, और इस कारण उसका टोटल उत्पादन ज़्यादा था, तो वो नंबर 1 पर चला गया। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के पास आगे भी सोयाबीन स्टेट का तमगा बना रहे, इसके लिए वे मिलकर काम करेंगे। फिर चाहे किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने की बात हो या उन्हें जरूरी ट्रेनिंग देना हो, सोपा इस ओर काम करता रहेगा। सोपा जो कि किसानों के साथ लगातार उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करती रही है पूरे प्रदेश में और देश भर में, हम आगे भी इसको चालू रखेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, और मध्य प्रदेश सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सोया प्रदेश ये बना रहे, उसके लिए काम करेंगे, और किसानों को पूरा प्रोत्साहन इस बारे में देते रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में सोयाबीन का रकबा वर्ष 2022-23 की अपेक्षा वर्ष 2023-24 में 1.7% बढ़ा, और क्षेत्रफल पिछले साल 5,975,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 6,679,000 हेक्टेयर हो गया है। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। पिछले वर्षों में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्रफल में उतार चढ़ाव होता रहा। सोयाबीन के क्षेत्रफल में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 14.30% की वृद्धि हुई। सोयाबीन क्षेत्रफल वर्ष 2018-19 में 5,19,000 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 6,194,000 हेक्टेयर हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राज्य की इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर की है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चली आ रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन की वजह केवल अच्छी जलवायु और सोयाबीन का रकबा बढ़ना ही नहीं, बल्कि यहाँ के किसान को अच्छा बीज मिलने के साथ ही खेती की नई तकनीक को अपनाना भी एक बड़ी वजह है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने पटना के आईजीएमएस में नवनिर्मित क्षेत्रीय आंख संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार ने मिलकर उद्घाटन के मंच से बिहार के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य रोड मैप के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में क्षेत्रीय आंख संस्थान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भागलपुर के जवाहर मेडिकल कॉलेज और गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में भी 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पटना में क्षेत्रीय आंख संस्थान के खुल जाने से सालाना करीब 2.5 लाख मरीजों का इलाज संभव होगा। आईजीआईएमएस में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब मैं 2019 में मंत्री था तो मैंने आखिरी आधारशिला यहीं नेत्र रोग विभाग में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में रखी थी। एक बार फिर मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन मैं यहां आईजीआईएमएस में कर रहा हूं। उन्होंने दरभंगा एम्स के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हर विभाग में काम को करवाया है। अटल जी के समय में पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बना और उस समय नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि इसकी चिंता करो। हम लोगों ने उसकी चिंता की। आज वो पायनियर इंस्टीट्यूट के रूप में आगे खड़ा हुआ है और अब आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद मैं नीतीश जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने दरभंगा के लिए मुझे अलग से जमीन दी है और बहुत जल्द वहां भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़ा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य रोड मैप की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा घर बैठे मिलेगी। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है, वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी। और अब बात गणपति बप्पा मोरिया की। जी हां, पूरे देश में गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। महाराष्ट्र समेत देश भर के मोहल्लों और घरों में भी पांडाल सज चुके हैं। अब बस इंतजार है कि गणपति बप्पा आएं और विराजमान हों। महाराष्ट्र समेत पूरा देश गणपति बप्पा के स्वागत के लिए तैयार है। बप्पा के आगमन में केवल एक दिन बचा है। भक्तों में गणेश चतुर्थी का उत्साह चरम पर है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग धूमधाम के साथ बप्पा के स्वागत के लिए पंडालों और घरों में विशेष सजावट कर रहे हैं। इस पवित्र मौके पर 56 भोग बनाए जाते हैं और बप्पा का प्रिय मोदक तैयार किया जाता है। शनिवार यानी कि कल से जो है गणपति का त्योहार यहाँ पर शुरू होने वाला है। इस वक्त हम मुंबई में हैं, जहाँ पे हर जगह गणपति की प्रतिमा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है। कई तरह के मंडल जो है, सार्वजनिक मंडल हैं, जो घर परिवार में लोग हैं वो भी गणपति को रखते हैं, अपने यहाँ रखते हैं। और अलग अलग जो विधि विधान है, जिस तरीके की यहाँ पे लंबे समय से गणपति को यहाँ पर पूजने की जो है वो परंपरा रही है। अगर खासकर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई में लाल बाग का राजा जीएसपी गणपति मंडल, गणेश गली सहित कई जगहों पे विराजने वाले गणपति विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। फ्रेंडली गणपति होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, पर ज़्यादा बड़ी मूर्ति इको फ्रेंडली की नहीं हो सकती ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाए। छोटी मूर्ति इको फ्रेंडली होनी चाहिए, घर में बैठते वो जो भी नवस करते हैं, मतलब जो भी किसकी मानते हैं गणपति को, उनका 1 साल के बाद वो वापस आते हैं और उनकी अपेक्षाएं जो रहती है वो पूरी होती है। 46 ईयर है ये साल और लास्ट 45 ईयर हम लोग बहुत मतलब पारंपरिक तौर पे ही हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं गणेशोत्सव। इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं करते, हम लोग सिंपल रखते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी का रोमांच ही अलग होता है।
पंडालों में जबरदस्त भीड़ रहती है और घरों में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। इस पावन मौके पर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद बीएमसी कमिश्नर भूषण गंगरानी सुरक्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इन 10 दिनों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, खास करके मुंबई और नवी मुंबई पुलिस द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर सड़कों को डाइवर्ट किया गया है, जो रूट से उनको बेसिकली डाइवर्ट किया गया है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो सके। साथ ही जो गणपति मंडल है उनको भी किसी तरह का जो व्यवधान है या किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं हो सके। पुलिस जो बंदोबस्त है उसको तगड़ा किया गया है। जो स्थानीय निकाय है बीएमसी, उसने ऑलरेडी कई जगह समीक्षा बैठक हो रही है बीएमसी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, फायर ब्रिगेड के द्वारा कि अगर कोई आपात स्थिति आती तो उनसे कैसे निपटा जाए। कुल मिलाकर अगर कहें तो मुंबई और पूरा महाराष्ट्र इस वक्त गणपति के रंग में रंग चुका है और पुलिस और प्रशासन, जो भी एजेंसीज हैं, वो इस कोशिश में है कि यह त्योहार किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके, उसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए पुलिस और एजेंसियां चाक चौबंद इंतजाम कर चुकी हैं। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई, महाराष्ट्र। तो आप सभी दर्शकों को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खबर के साथ ही भारत 7 के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत नमस्कार।